अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, हम लोग बायोलॉजी का यूनिट 1 जो है इसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे थे। आज हम इसकी लास्ट जो टाइप है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में, यानी सांस से रिलेटेड जो बीमारियां लग जाती हैं, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे अस्थमा को डिस्कस। अस्थमा क्या है, जिसको हम कहते हैं उर्दू में दमा, ये क्या है? फॉर्म ऑफ एलर्जी है, यानी एलर्जी की एक टाइप है जिसमें इन्फ्लामेशन होती है ब्रोंकाई की, यानी ब्रोंक्यूल्स जो हैं, जैसे हमने पढ़ा है पहले कि ब्रोंक्यूल्स जो हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है। अब ये स्वेलिंग जो है, इन्फ्लामेशन जो है, वो किस वजह से होगी? ड्यू टू मोर म्यूकस प्रोडक्शन, यानी जितनी कैपेसिटी है ब्रोंकाई की, उसमें उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा जो है म्यूकस प्रोड्यूस हो जाता है। अब इसकी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की वजह से ये जो ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, यानी जो नालियाँ होती हैं ब्रोंकाई की वो तंग हो जाती हैं, और इस वजह से फिर क्या होगा? एयरवेज जो हैं ये भी तंग हो जाएंगी। अब जब एयरवेज जो है ये नैरो हो जाएंगी तो इस वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब अगर अस्थमा पेशेंट जो है, इनमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, इन अस्थमा पेशेंट्स ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स ये क्या है? ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। किस तरफ से ये सेंसिटिव होते हैं? एलर्जेंस की तरफ। अब जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये फॉर्म ऑफ एलर्जी है, तो एलर्जेंस क्या है? एलर्जेंस जो है ये एलर्जी कॉज एजेंट है। एलर्जी कॉज एजेंट्स, अब वो एजेंट्स क्या हो सकते हैं? हो सकता है कुछ लोगों को डस्ट से प्रॉब्लम होती है, उसके बाद स्मोक से प्रॉब्लम होती है, या फिर पोलन ग्रेन्स से होती है। तो ये चीज़ें जो हैं, जब कोई भी पेशेंट इन चीज़ों के पास जाता है, यानी अगर उसको डस्ट से प्रॉब्लम है तो वो डस्ट के पास जाएगा तो उसके जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो हैं फ़ौरन एक्टिव हो जाते हैं, यानी वो इतने सेंसिटिव हो चुके होते हैं, वो फ़ौरन उसको पिक करते हैं और फिर फ़ौरन ही उस पेशेंट को सांस का प्रॉब्लम जो है वो बन जाता है। अब जो है ये क्या करती हैं? फ़ौरन ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो हैं, जैसे ही किसी एजेंट के पास गए, एलर्जी कॉज एजेंट, जो किसी पेशेंट को फॉर एग्जांपल अगर पोलन ग्रेन से है, तो ये क्या करती हैं? ये इमीडिएट रिस्पॉन्स करती हैं, यानी फ़ौरन ही रिस्पॉन्स करेंगी और पेशेंट जो है उसको एलर्जी जो है वो शुरू हो जाएगी और सांस लेने में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये जो है सिम्टम्स इसकी, जैसे हमने पिछले तीनों डिजीज़ में पढ़ी हैं इसकी सिम्टम्स, तो ये वरी करती हैं पर्सन टू पर्सन, यानी हर पर्सन जो है उसमें इनकी सिम्टम्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे हो सकता है किसी को डस्ट से प्रॉब्लम है तो वो उसके हिसाब से सिम्टम्स आएंगी, स्मोक से है तो उसके हिसाब से, पोलन ग्रेन से है, परफ्यूम्स वगैरह से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, तो इसके सिम्टम्स जो हैं वो हर एक बॉडी के लिहाज से डिफरेंट होती हैं। लेकिन मेजर जो है इसमें है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस टूटना शुरू हो जाता है, और सेकंड वन जो है इसकी वो है, इसमें जो प्रॉब्लम हो जाती है व्हीजिंग, यानी क्या है? विसल पैदा होती है, यानी जब सांस लेते हैं तो सांस में सीटी की जैसे आवाज़ होती है, ये पैदा होना शुरू हो जाती है। उसके बाद इसकी जो सिम्टम है वो है कफ, खांसी और चेस्ट टाइटनिंग, यानी
चेस्ट में खिंचाव पैदा होना शुरू हो जाता है। ये इनकी सिम्टम्स हैं। स्टूडेंट्स, मैं अस्थमा को दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सुने। ये क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ एलर्जी है और ये किस तरह होती है? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। जब ब्रोंकाई जो है इनमें स्वेलिंग हो जाती है। अब ये स्वेलिंग किस वजह से होती है? ड्यू टू मोर म्यूकस प्रोडक्शन। जब उनमें म्यूकस जो है उनकी कैपेसिटी के लिहाज से ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, एयरवेज जो होती हैं, बहुत तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट सांस लेने में उनको मुश्किल होती है। अब ये होती कैसे है? इन अस्थमा पेशेंट ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके होते हैं। किन की तरफ? एलर्जेंस की तरफ। एलर्जेंस क्या है? ये एलर्जी कॉज एजेंट्स है। ये क्या करते हैं कि जो पेशेंट्स जो हैं, मसलन किसी को डस्ट से प्रॉब्लम है, स्मोक से है, पोलन ग्रेन से है, तो जब वो इसके करीब जाएंगे तो बहुत एक्टिवली वो रिस्पॉन्स करते हैं और फ़ौरन पेशेंट जो है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसकी सिम्टम्स क्या हैं? ये हर पर्सन में डिफरेंट होती हैं, लेकिन मेजर जो हैं वो है इनमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, विजिंग यानी जब सांस लेंगे तो सीटी की आवाज़ पैदा होगी, कफ, खांसी और चेस्ट टाइटनिंग यानी सीने में खिंचाव पैदा होगा। अब इसके बाद जो है अगर हम इसकी वैक्सीनेशन का देखें तो ये इसकी वैक्सीनेशन कैसे की जाती है, यानी इसका ट्रीटमेंट जो है वो कैसे किया जाता है। अगर आप देखें कि जब ये एल्वियोलाई जो हैं नॉर्मली होते हैं, ये इस शेप में पाए जाते हैं, ये नॉर्मल एल्वियोलाई हैं। और जब किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है तो ये श्रिंक हो जाते हैं, ये जो गोल हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं और इस फॉर्म में आ जाते हैं। ये अस्थमा के पेशेंट की एल्वियोलाई हैं और ये सिंपल नॉर्मल जो है ये एल्वियोलाई हैं। अब जब डॉक्टर्स इनका ट्रीटमेंट करते हैं तो इनको ऐसी मेडिसिन्स दी जाती हैं कि ये जो इस तरह श्रिंक हो गई है इनको डायलेट किया जा सके, यानी फैलाया जा सके कि दोबारा वो अपनी नॉर्मल शेप में आ जाए। ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। सच केमिकल्स यूज्ड विच डायलेट, जो फैला देंगे। डायलेट का मतलब होता है फैला देना। डायलेट द ब्रोंकाई यानी जो श्रिंक हो गए होती हैं उसके पार्ट्स, वो उसको फैला देते हैं ताकि वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। या फिर इसके लिए इन्हेलर वगैरह जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एक मेजर डिसीज़ है उसको डिस्कस करेंगे और वो है लंग कैंसर। यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जब टोटली डैमेज हो चुका होता है तो वो क्या करते हैं, लंग्स टिश्यूज़ जो हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं और फिर लंग कैंसर का कॉज करते हैं। अगर हम सिंपली कैंसर को डिफाइन करें तो ये क्या है? ये है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। डिवीजन ऑफ सेल, यानी सेल्स जो हैं वो खुद ब खुद बनते जाते हैं, टूटते जाते हैं। और इस तरह जब लंग कैंसर का प्रॉब्लम होता है तो इसमें क्या होता है, ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स इन लंग्स में सेल्स की डिवीजन होना शुरू हो जाती है और ये क्या करेगी, टिश्यूज़ में होगी। अब जब टिश्यूज़ टूटना शुरू हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, इसकी वजह से लंग कैंसर जो है वो बन जाएगा। इसके अलावा जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इस डिवीजन की वजह से जो है लंग कैंसर हो जाता है। अब अगर हम देखें कि सेलुलर ग्रोथ जो हो रही होती है ये कंटिन्यूसली जब डिवाइड होते हैं तो लंग्स में ट्यूमर बन जाता है। ट्यूमर हम उस वक्त कहते हैं जब कैंसर जो है उसकी स्टार्टिंग फेज़ होती है। अब अगर इसकी हम सिम्टम्स देखें
तो सिम्टम्स क्या है इसकी? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस लेने में मुश्किल पैदा होगी, जो सांस है वो टूटना शुरू हो जाएगा। इसके बाद है कफ विद ब्लड, यानी जब खांसी होगी तो उसके साथ मुंह में से ब्लड आएगा। ये एक निशानी है, ये एक सिम्टम है लंग कैंसर की। एंड वेट लॉस, और वेट जो है वो लॉस होना यानी कम खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स, लंग कैंसर को मैं डिफाइन कर रही हूँ। ये क्या है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ टिश्यू है, किसमें? लंग्स में, और ये कंटिन्यूसली डिवाइड होके ट्यूमर बना देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे लंग्स में फैल जाते हैं। इसकी सिम्टम्स क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफ विद ब्लड और वेट लॉस है। अब हम इसकी कॉजेज़ पढ़ेंगे कि लंग कैंसर की कॉजेज़ क्या हैं। अगर हम देख रहे हैं कि किसी भी कॉज में एनी कैंसर कॉज, एनी टाइप ऑफ कैंसर, यानी किसी भी तरह का जो कैंसर है वो मोस्टली कार्सिनोजेंस से होता है। या कार्सिनोजेंस क्या है? ऐसे एजेंट्स जो कि जैसे हमने एलर्जेंस पढ़े हैं, वो क्या हैं? वो एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स हैं। तो कार्सिनोजेंस जो हैं ये क्या है? कैंसर कॉज एजेंट्स हैं जो कि कैंसर को कॉज करते हैं, यानी उसका सबब बनते हैं बॉडी में। अब अगर हम मेनली देखेंगे कि जो आम तौर पे पाया जाता है वो है स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर जो है होता है, क्योंकि स्मोकिंग जब करते हैं तो सिगरेट में मौजूद होते हैं कार्सिनोजेंस। अब ये कार्सिनोजेन जितनी मिकदार में बॉडी में जाएंगे वो उतना ज़्यादा तेज़ी से फैलता जाता है। उसके बाद आयनाइजिंग रेडिएशंस जो हम ये शुआएं वगैरह यूज़ होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह होती हैं, ये भी सेल डिवीजन का सबब बन जाती हैं। स्मोकिंग अगर देखें तो ये मेन काज है, क्योंकि सिगरेट जो है इसमें एक सिगरेट में 50 नॉन कार्सिनोजेन पाए जाते हैं। यानी ये जो है अगर इसका टेस्ट किया जाए तो 50 ऐसे कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। तो इस वजह से सिगरेट को मेन काज समझा जाता है। किसके लिए? इसके लिए, लंग कैंसर के लिए। अब स्टूडेंट्स हम ये पढ़ेंगे कि अगर कोई बंदा जो है, कोई पर्सन जो है वो स्मोकिंग नहीं भी करता, अगर वो उस कंपनी में रह रहा है तो वो उसके लिए भी डैमेज करेगा उसके लंग्स को। इसको हम कहेंगे पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग मतलब कि वो इनहेल अगर कर रहा है, साथ साथ इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम, ये क्या है? इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर पर्सन। यानी इसका मतलब क्या है? पैसिव स्मोकिंग कि अगर वो इनहेल कर रहा है, कोई अपनी ऐसी कंपनी में बैठ रहा है जहाँ पे स्मोकिंग ज़्यादा की जाती है, तो स्मोक जो है उसकी बॉडी में भी एंटर होगा। उसके एंटर होने से उसके लिए भी कैंसर कॉज का ये सबब बन जाएंगे। कॉज कैंसर कि किस तरह होगा? क्योंकि जब वो उस अपनी कंपनी में सांस लेगा तो जो स्मोक होता है सांस लेने के प्रोसेस में वो उसकी बॉडी में शामिल हो जाएगा। उसी तरह वो लंग्स पे इफ़ेक्ट कर रहा है जैसे वो स्मोकिंग करने वाले बॉडी पे कर रहा है। तो इस तरह ये पास बैठने वालों को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। अगर हम इसकी देखें प्रिवेंशन, तो WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका एब्रीवेशन है,
इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, ये बिल्कुल इन्होंने क्या किया है कि इसकी जो सिगरेट्स वगैरह होती है, इनकी जो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग जो है उसको स्टॉप किया जाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं किसके लिए, एडवर्टाइजमेंट जो होती है इसको स्टॉप किया जाए, स्टॉप एडवर्टाइजमेंट ऑफ सिगरेट्स, ताकि जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको इस बुरी आदत से बचाया जा सके। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। कल हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।